कौन बचाएगा पाकिस्तान। जैसा कि भाई ने आपको बताया कि यहाँ पे हम पिछले काफ़ी अरसे से ये प्रोटेस्ट का जो है ये म्यूनिख में चल रहा है। कुछ बातें हैं जो साथ साथ में करता जाऊँगा क्योंकि बाद में याद नहीं रहेंगे। आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उसके लिए जो पीटीआई के वर्कर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं तो उनको यहाँ पे पीटीआई की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वो कोई ज़्यादा नहीं है, 30-35 यूरो जो है वो 38 यूरो जो है वो साल की है, तो 2 GS की है। देखें भाई ने बताया 2 GS की है, कुछ भी नहीं है 38। तो वही बंदा यहाँ पे वोट डाल सकेगा, क्योंकि भाई ने अभी ऑन बसरा साहब ने जो बात की थी ना कि यहाँ पे जो लोग पहले मुंतखब हुए थे यहाँ पे उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा, सारे चुपके बैठे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ का डर है। जब भी उनसे बात करें यहाँ पे जो भी सदर बन के बैठा हुआ है, जो कुछ और बन के बैठा हुआ है, मैं नाम लूंगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए अभी जो नए लोग जो आ रहे हैं आपको आस्ता आस्ता हमने पीटीआई ऑफिशियल के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी तैयार किया है, खास करके उसमें सिर्फ हम जर्मनी के लोग ऐड करेंगे। आपको हर तरह की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। जर्मनी के अंदर कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पीटीआई का हो रहा है या कुछ और हो रहा है, या आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स है, पीटीआई ऑफिशियल लिखा हुआ है लेकिन ये है कि उसमें यहाँ पे और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी बात की जाएगी। 3 बजे के करीब हमारे साथ कासिम सूरी साहब भी ऑनलाइन होंगे, तो मैं अभी काशिफ को दावत दूंगा। काशिफ को तो आप जानते ही हैं, जब भी आते हैं कमाल की तकरीर करते हैं। जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है तो उन्होंने हमारा अभी तक साथ दिया है। काशिफ को वेलकम करते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं तो आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर आने का वेलकम करता हूँ, जो मेरे कहने पे आए, जो मेरे दूसरे दोस्तों के कहने पे आए, जो खान के लिए आए, सब दोस्तों का वेलकम। मैं सिर्फ 3-4 जो पॉइंट वाइंड अप किए हुए मैं उससे उन पे ही बात करना चाहूँगा। मैं पहले बात करना चाहूँगा एक कौम। मेरे दोस्तों जो भी यहाँ पर आए हुए हैं सबको पता है 14 अगस्त 1947 को जब सूरज गुरू हुआ तो हम एक आज़ादी की दौर में शुरू हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से हम अभी भी जिस्मानी ज़हनी तौर से अभी भी हम मफलूज हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन चंद शराफियों ने हमारे मुल्क पर इस तरह कब्ज़ा कर लिया है कि उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको फिर से एक होना पड़ेगा, एक ईमान के साथ, एक इत्तेहाद के साथ और एक यकीन के साथ। मेरा यकीन ये है, जिस जापान की मिसाल मैं देता हूँ छोटी सी, जापान पर जब बम गिरा दिया गया तो वो कौम हमने बम बनाया तो हम फिर भी मकरूज़ हो गए। कभी भी कौम बम गिराने पर, जहाँ बम बनाने पर कभी भी कौम तरक्की नहीं करती, ये मेरा ईमान है। मैं समझता हूँ कौम तब तरक्की करती है जब इस कौम में शऊर होता है, जिस कौम में अदल व इंसाफ पर फैसले होते हैं। ये नहीं देखा जाता कि एक इंसान ताकतवर है तो हम उसके पीछे हों। ये नहीं कहा जा सकता कि एक मफलूज है, एक मजबूर इंसान है, हम उसका साथ नहीं देंगे। ये दो नज़रिए एक साथ नहीं चल सकते, ये मेरा यकीन है। और दूसरा बात मैं करना चाहता हूँ अदल व इंसाफ पे। अदल व इंसाफ हर माशरे के लिए एक ऐसा पहलू है जिसके बगैर कोई भी कौम मुकम्मल तरक्की और ना ही मुकम्मल एक कौम कंप्लीट होती है। जिस कौम ये चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है, चाहे वो तलीम याफ्ता हो, चाहे वो गैर तलीम याफ्ता हो, इस पर कोई समझौता नहीं होता। लेकिन जो आजकल हमारे इंसाफ देने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं, वो खुद ही कह रहे हैं हम खुद आज़ाद नहीं, तो वो आज़ाद फैसले कैसे कर पाएंगे? वो आज़ाद फैसले कर पाएंगे जब हम एक कौम, एक यकीन और एक इत्तेहाद के साथ उनके पीछे खड़े होंगे। उनको पता होगा ये अवाम, ये नेशन चाहती है कुछ चेंज आए,
ये चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक हम सड़कों पर नहीं होंगे, अपने हकूक़ और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, कभी भी हम अदल और इंसाफ के सही मानों में हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा है गुर्बत। जैसा कि आप सबको पता है, गुर्बत पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, गुर्बत का तो यहाँ नामो निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, गुर्बत होगी तो ये करप्ट सियासतदान अब सब पर हुकूमत करेंगे, ये इनका नज़रिया है। क्योंकि जब गुर्बत होगी तो इंसान को खुद अपने अलावा किसी तरफ देखने का, किसी तरफ सोचने का उसके पास वक्त नहीं होगा। ठीक है, जब वो सोचेगा मैंने एक दिहाड़ी लगानी है, मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है, मैं अपने बच्चों को शाम को आऊँगा, अपने बच्चों के लिए राशन लेके आऊँगा, तो तब ये बच्चे खाना खाएंगे, ये दूध पिएंगे। तो ये इनका एक मकसद है कौम को जैसे भी ये गुर्बत की लकीर से नीचे रखने का, क्योंकि कौम में ये शऊर आने ही नहीं देते। जब एक बच्चा वेल एजुकेटेड होगा तो वो सवाल करेगा, जब एक मिनिस्टर या एक MNA उसकी दहलीज पर आएगा वो पूछेगा, हाँ भाई तुम आए हो, क्या किया हमारे लिए? आपने दिया हमें कॉलेज दिया? क्या आपने हमें स्कूल दिया? क्या आपने हमें मेडिकल कॉलेज दिया? क्या आपने हमें सेहत के लिए मौके फराहम किए जिसके हम मुस्तहिक थे? उसके पास जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कहेगा मैंने वो फलानी आपकी सड़क बना दी। सड़क बनाना मकसद नहीं है, बनाना मकसद है एक कौम बनाना, एक नज़रिए पे खड़े होना, ये मकसद है। जब हम इन चीज़ों पर इस्लाहात नहीं करेंगे तो हम कभी एक कौम नहीं बन पाएंगे। ये बदकिस्मती है हमारी। हाँ, एक शख्स आया है, वो गाइड करता है, लेकिन वो इनको नहीं अच्छा लगता। वो क्यों नहीं लगता अच्छा? उनको पता है ये हमारे हर पोल खोल देता है, ये हमारे राज जानता है, क्योंकि ये खुद वज़ीर आज़म रहा है, इसको पता है गलत क्या है, सही क्या है, कैसे खड़े होना है, कैसे किसी की इस्लाह करनी है, उसे बोलने का हुनर है। वो जब आता है वो टाक के ज़रिए इंसान को बता देता है वो क्या चाहता है। दूसरी बात करूंगा मैं निज़ाम पाकिस्तान का निज़ाम मेरे दोस्तों एक मफलूज है और इस पर करप्ट माफियों ने कब्ज़ा कर रखा है। ये कब्ज़ा उसी वक्त छुड़ाया जाएगा जब हम एक होंगे। ये इतनी बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है। अगर हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं इन अंग्रेज़ों से तो ये तो चंद लटेरे हैं, ये चंद अशराफियाँ हैं, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं। अगर हम एक हो जाए, अगर एक होंगे तो हम हर मुश्किल वक्त का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। दूसरी बात है रियासत जो है ना, मेरे नज़दीक ये एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि रियासत एक माँ का रोल अदा करती है। एक माँ को पता होता है उसने अपने बच्चों की कैसी परवरिश करनी है। लेकिन ये रियासत हमारी पाकिस्तान की एक ऐसी रियासत है जिसको खुद ही पता नहीं कि उसने अपनी नेशन के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे उसने रवैया रखना है। जब एक रियासत खुद ही कह रही हो कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगना कोई मेरे नज़दीक बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक माफ़ी मांग लेना भी एक बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर एक इंसान चाहे कि मैं किसी को गन पॉइंट पर उसको कहूँ कि तुम माफ़ी मांगो, तो वो फ़ौरन माफ़ी तो मांग लेगा, लेकिन आप उनकी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ माफ़ी के बजाय हमारी रियासत को ये चाहिए कि वो इस्लाहात लगाए, वो लोगों को शऊर दे कि ये गलत है, ये सही है। जब एक रियासत ही एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है जो कि इंतशार और ऐसे ज़मरों में आता है, तो एज द नेशन उसको भी ये डिज़र्व नहीं करती कि वो अपने नेशन को कहे कि तुम माफ़ी मांगो। मैं रियासत से सवाल करना चाहता हूँ, हाल ही दिनों में एक माँ घर से निकलती है, उसको बिल आ जाता है, वो माँ सोचती है अगर मैं बिल अदा कर पाई तो मैं अपनी दवाई नहीं ले सकती, अगर मैंने बिल अदा किया तो मैं अपने बच्चों के लिए शाम को दूध नहीं खरीद सकती। उसने खुदकुशी की। क्या रियासत चाहेगी इस बात पर माफ़ी मांगे? क्या रियासत चाहेगी कि हमारे यहाँ 2-3 सालों में कितने स्टूडेंट जो कि हिजरत करके अब्रॉड चले गए हैं, क्या रियासत चाहेगी इस बात पर माफ़ी मांगे कि हमने नौजवानों को अच्छा रोज़गार नहीं दिया?
अच्छे मौके नहीं इनके लिए पैदा किए? क्या इस बात पर रियासत मांगेगी माफ़ी? नहीं मांगेगी, ये नहीं मांगेगी। क्या रियासत इस बात पर माफ़ी मांगेगी एक भाई दूसरे भाई को कत्ल इस वजह से कर देता है बेरहम कि उसने बिल वक्त पे अदा नहीं किया? क्या रियासत इस बात पर माफ़ी मांगेगी? क्या रियासत इस बात पर माफ़ी मांगेगी कि जब एक माँ एक बेटी अपनी इज्जत बेचने तक मजबूर हो जाती है, क्या इस बात पर रियासत माफ़ी मांगेगी? माफ़ी कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता। अहमियत कौमों के लिए हमेशा वही रखती है जब हम अच्छी इस्लाहात करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी नेशन के लिए अच्छे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मौके मुहैया करें, तो तब एक रियासत एक अच्छी माँ का रोल अदा करती है। लास्ट में मैं कुछ चंद शेर हैं वो पढ़कर वाइंड अप करना चाहूँगा। कहीं पे दिन पे, कहीं पे रात पे जलील हुए, तरह तरह की रवायात में जलील हुए, वहाँ पे खाक उड़ाई गई चारों तरफ जहाँ कम ज़रफ़ वारदात में जलील हुए। वो कैद खाने में ठहरा एक शख्स मुतकब्बर, ये अपने महलात में जलील हुए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान। शुक्रिया।